सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेम का पेपर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का मॉडल पेपर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका पार्ट ए हम पहले सॉल्व करेंगे एंड फर्दर नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने लिख रखे हैं आपके 8 क्वेश्चन दिए थे आपको ग्रुप के अंदर। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि संघ कोऑर्डिनेटर के मुख्य लक्षण और संघ इस शब्द का नाम बताना है कि कोऑर्डिनेट का अर्थ क्या होता है। जैसा कि अपन ने क्लास के अंदर पढ़ा था, कॉर्ड का मतलब होता है कॉर्ड वीरिंग एलिंग। कॉर्ड मतलब होता है एक रज्जु के समान संरचना होती है, रस्सी समान, जो इसको धारण करते हैं उनको बोलते हैं कॉर्डेट। इस शब्द का अर्थ तो हुआ ये, और इसके कुछ प्राथमिक लक्षण कह दीजिए या मुख्य लक्षण होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये एक्चुअली आपके इस पूरे सिलेबस में आपको कॉर्डेट बायोलॉजी है ये, जिसके अंदर अपन कॉर्डेट के पूरे पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने जो 35 फाइला हैं उनमें से 10 पढ़ चुके हैं, और प्रोटोजोआ से लेके मेटाजोआ तक। एंड फर्दर अपन इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन का, जिसके अंदर आपका क्लासिफिकेशन के अंदर इसमें जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियाँ उनके बारे में नहीं है। अदरवाइज फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपके इसके हैबिटाट एंड एक्सटर्नल फीचर है, जिसके अंदर आपको बेलिनोग्लोसस है, हर्डमानिया है, ब्रेंकियोस्टोमेटा है। उसके बाद में आपको एसिडियन टेडपोल लार्वा का मेटामॉर्फोसिस बता रखा है। देन आफ्टर नेक्स्ट इसको हर्डमानिया हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, एंसिफेलोकोडेटा के बीच में जो एफिनिटीज़ है उसके बारे में डिस्कशन दे रखा है। उसके बारे में आपको बता रखा है कि इनके अंदर मुख्य अंतर क्या है, समानताएं क्या है और विभिन्नताएं क्या है। फिर आपको इंट्यूबेशन दे रखा है, जिसमें त्वचा का अनेक प्रकार के जीवों का कशेरुकियों में उनका कार्ड दे रखा है, और उनमें मुख्य रूप से कैसे अंतर है, चाहे वो एवीज का हो और उसका प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे रखा है, चाहे राणा का हो, चाहे यूरेनस का हो, और चाहे और किसी अन्य जीव का हो। लाइक एवीज में कोलंबा का दे रखा है, रेप्टिलिया के अंदर इसका वेरनस वगैरह का दे रखा है, एंड यूरोमेट्रिक्स वगैरह, और साथ में ऑरिक्टोलेगस या खरगोश का दे रखा है, जो कि आपके एक मैमेलियन है। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देन है आपका जो सस्पेंशन, लिम्स एंड ग्रिडल्स, जिसमें आप उनके जबड़े के प्रकार, फिर उनके ब्रेन और उनके यूरोजेनिटल सिस्टम के बारे में डिस्कशन हो रखा है। उनको अपन 1 बाय 1 आगे पढ़ते चलेंगे, और जो भी इनके अंतर्गत अंतर है उनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है कॉर्डेटा, मतलब रज्जु धारण करने वाले या वहन करने वाले जीव को क्या बोलते हैं अपन? कॉर्डेट। तो कॉर्डेट वो जंतु हो गए जिनके अंदर एक कोई डोर्सल पार्ट में या पृष्ठीय सतह पर जिनके कॉर्ड या फिर रज्जु उपस्थित होगा। इसको आप इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, हिंदी में आप इसको रज्जु बोल सकते हैं, रज्जु या कॉर्ड। तो कॉर्ड बियरिंग एनिमल इज नोन एज ए कॉर्डेट्स, दैट्स इट। ठीक है जी। और ये जो कॉर्डेट्स होते हैं, इनको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक्चुअली ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसके अंदर इनके डॉर्सल सरफेस पे या पृष्ठीय सतह के ऊपर एक सख्त छड़ रूपी एक कोई संरचना पाई जाती है, जो इनको आधार प्रदान करती है, और उसी आधार पर अपन ने इन जीवों को बांटा है। आगे फर्दर पढ़ेंगे अपन इसको, जब क्लासीफाई करेंगे क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा में जिसमें वर्टिब्रेट लाइक ह्यूमंस वगैरह जो होते हैं, जिनमें ये आगे थोड़ी एडवांस फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, जिनको अपन बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और इनके अंदर प्रेजेंट होती है उनको अपन बोलते हैं नोटोकॉर्ड। इनके अंदर जो छोटे जीव होते हैं ना, उनके अंदर जो उपस्थित होती है उनको अपन बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ठीक है, कहाँ पे होती है? इनकी डॉर्सल सरफेस पे होती है। अपन पढ़ते हैं इनके मुख्य लक्षण क्या है। 4-5 मुख्य लक्षण है। सबसे पहला होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। कॉर्डेटा के अंतर्गत अपन उन जीवों को रखेंगे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होगी। सबसे पहला मुख्य लक्षण क्या होगा? अगर किसी जीव को आपको कॉर्डेट्स के अंदर रखना है तो उसका सबसे पहला ये होना चाहिए कि उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, उसी आधार पर आप बांटोगे। तो सबसे पहला प्राथमिक लक्षण ये हो गया। इसके पश्चात सेकेंड लक्षण है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एंड सेकंड क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर सीएनएस। तो आप लिख लीजिए प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये दो लक्षण ये हो गए। तीसरा होता है गिल स्लिट्स का, जिसको आप हिंदी के अंदर बोलते हैं कृष्णी क्लोम दरारें। तो प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, ये हो गया आपका तीसरा कैरेक्टर। प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। तो जिसके अंतर्गत ये 3 लक्षण उपस्थित होंगे उनको अपन क्या किसके अंतर्गत रखेंगे? कॉर्डेट्स के अंदर। ये 3 प्राथमिक लक्षण, इसके अलावा 2-4 और होते हैं, जिसके अंदर आपके क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपके इसमें दे नहीं रखा है, थोड़ा आप लिख दीजिए। एक तो होता है
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनके अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है क्लोज टाइप का, मतलब बंद प्रकार का होगा। और एक इनके अंदर एक कैरेक्टर और होता है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी इन जीवों के अंदर, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी। तो ये जो लक्षण जिसके अंदर मौजूद होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड की उपस्थित होनी चाहिए पृष्ठीय भाग पे, जिसको अपन बोलते हैं पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु। देन आफ्टर होता है इनके नोटोकॉर्ड के प्रेजेंस हो गया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। देन आफ्टर उसके अंदर ग्रिस्निक्लोम दरारें हो गई, और फिर पोस्ट एनल टेल, और इनके अंदर जो रुधिर का परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, एक क्लोज एंड ओपन होता है। क्लोज का तात्पर्य ये होता है जिनमें वेसल्स या डक्ट के अंदर जो ब्लड है सर्कुलेट होता है उनको अपन बोलते हैं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिनमें ऐसे टिश्यूज और ऑर्गन के अंदर फ्री फ्लोट के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेट होता है उनको अपन क्या कहते हैं, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये 4-5 मुख्य लक्षण जिसके अंदर होंगे उनको अपन क्या रखेंगे, बोलेंगे कोऑर्डिनेट। इसका एक सामान्य परिचय होता है जिसमें एक मछली समान छोटे से जीव होते हैं जिनके ऊपर की तरफ तो ये नोटोकॉर्ड, उसके नीचे होती है जो नर्व कॉर्ड, और उसके भी नीचे की तरफ आपके फेरेंजियल ग्लिसिड पाए जाते हैं, और नोटोकॉर्ड आगे से लेके पीछे तक होते हैं। परिवर्तन की अवस्थाओं के आधार पर डिफरेंट जीवों में डिफरेंट हो सकती है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्डेट। इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं कॉर्डेट और इस आधार पर अपन ने कॉर्डेट बांटा, और इसमें कुछ अंतर भी होते हैं। जैसे कॉर्डेट और अगर नॉन कॉर्डेट में अगर आपको अंतर बताना चाहें तो उनके अंदर कुछ जैसे लिविंग स्केलेटन का है, वेंट्रल हर्ट का है, प्रेजेंस ऑफ क्लोज वेस्कुलर सिस्टम का है, प्रेजेंस ऑफ हिपेटिक पोर्टल का सिस्टम का है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है, ओरिजिन ऑफ नर्व है, और पेयर अपेंडिक्स है, और वर्टिब्रल कॉलम है। ये कुछ डिफरेंस होते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स के बीच में। लाइक ह्यूमंस, जैसे अपने अंदर नोटोकॉर्ड की जगह क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम, मतलब उच्च जीवों के अंदर या हायर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है जी, ये सामान्य परिचय लेते चलेंगे ताकि आपको आगे इसके अंतर्गत समस्या ना आए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको बता रखा है कि यूरो कोऑर्डिनेट्स के विभाजन का आधार बताइए, जिसके अंदर यूरो कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करना है अपने को उनको किस आधार पर बांटा गया है। तो उनको बांटा गया है उनके, एक बार इसको मिटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यूरो कोऑर्डिनेट को बांटा गया है एक तो उनके आवास और शारीरिक आकार की बोल सकते हैं के आधार पर उनको अपन ने विभक्त कर रखा है। उनके विभाजन का आधार क्या है, उनके विभाजन का आधार है उनका आवास और उनका शारीरिक संगठन, जिसको अपन आकारिकी भी कह सकते हैं इसको आप, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि शारीरिक संगठन। इस आधार पर अपन ने क्या किया है, यूरो कोऑर्डिनेट्स को विभाजित किया गया है या फिर डिफाइन किया है, इनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि एसिडेशिया, थैलेशिया और लार्वेशिया, ये 3 वर्ग इनके अंतर्गत बांटे गए हैं। जिसमें सबसे पहले एसिडेशिया के अंदर आपको पता है सी स्कॉट आता है, जो कि एक स्थिर जीव है, सेसाइल बोलते हैं, जो कि स्थानबद्ध भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से स्थानबद्ध का तात्पर्य होता है कि वो एक ही जगह रहता है, फ्री लिविंग नहीं होता या मुक्त फलावी नहीं होता। ये डिफरेंस होता है अन्य जीवों की तुलना में इनमें और दूसरे में। साथ ही साथ ये जीव के वयस्क दूसरे जीवों की ठोस सतह पर ये चिपके रहते हैं। इनके ऊपर एक आगे पढ़ेंगे अपन ट्यूनिसिन, ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है या खोल पाया जाता है, जिसके और इनकी जो लार्वा होती है ना वो फ्री फॉर्म में तैरती रहती है, जिसमें पूंछ के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है और वेस्ट में लूप हो जाती है, जिसके अंदर अपन नेक्स्ट आएगा एसिडिया, और अपन पढ़ेंगे हर्डमानिया, उसके अंतर्गत ये आएगा फिर थैलेशिया एंड लार्वेशिया। तो ये मुख्य लक्षण हो गए कि एसिडेशिया, थैलेशिया एंड लार्वेशिया में इनको विभाजित किया है, और मुख्य रूप से इनका बांटने का आधार क्या है जी, उनका आवास और उनका शारीरिक संगठन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एसिडियन टेडपोल लार्वा के बारे में अपने को पढ़ना है कि एसिडियन टेडपोल लार्वा किसकी है और किसके बारे में ये जानकारी देती है। तो जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हर्डमानिया की, किसकी है जी, हर्डमानिया की ये लार्वा है, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। एसिडियन टेडपोल लार्वा भी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ लक्षण होते हैं जिसमें इसमें ट्रंक और टेल में इसको विभाजित किया होता है। इसके लार्वा को अपन 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ट्रंक एंड टेल, मतलब धड़ और पूंछ के अंतर्गत बांट सकते हैं हर्डमानिया की लार्वा को
जिसके अंदर इसके जो अग्रभाग है उसके अंदर तो सेरेब्रल वेसिकल और 2 ऑसिकल होंगे। उसके साथ में इसमें एक संतुलित अंग होगा, ग्रसनी होगी, चिपकने के लिए सरफेस पे पेपिला होंगे, नोटोकॉर्ड इसकी पूंछ में होगी और वेस्ट में विलुप्त हो जाएगी, जो कि एक उच्च कशेरुक या उत्कृष्ट लक्षण है। इसके पश्चात है जो इसके अंदर पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु होगी, पेशियां होगी और दूसरे अन्य पंख होंगे जिसको अपन फिन फोल्ड भी कह सकते हैं। तो अपन ने ये पढ़ा कि एसिडियन लार्वा में नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल सीट प्रेजेंट होते हैं, जो इसको क्या बताते हैं कि ये एक कॉर्डेट्स है। तो अभी अपन ने इसके बारे में जानकारी ली कि एसिडियन टेडपोल लार्वा किसकी है और कितने प्रकार की इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो इसमें कायांतरण पाया जाता है हर्डमानिया के अंदर। एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कह सकते हैं इसको अपन। जैसे परिवर्तन की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष, ये दो ही प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको आपके इसके लाइफ साइकिल के अंतर्गत दे रखा है कि जो हार्डमोनिया के अंदर जो इनडायरेक्ट प्रकार का जो विकास होता है ना, जिसमें इसकी लार्वा अवस्था जिसको अपन टेडपोल बोलते हैं वो फ्री स्विमिंग होती है और मतलब मुक्त प्लावी कह सकते हैं। और ये अपने जो वेस्ट हार्डमोनिया से बिल्कुल ही अलग भिन्न होती है और काफ़ी एडवांस होती है या उन्नत होती है, जिसको अपन मेटामॉर्फोसिस के अंदर पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कायांतरण होता है कि इसकी काया के अंदर कैसा अंतर आता है। उपरांत इसकी जो टेडपोल लार्वा है ना वो स्थानबद्ध होती है, जबकि वेस्ट जो होता है वो परिवर्तित में अलग प्रकार से लक्षण बनाता है। तो कुछ उत्कृष्ट कोऑर्डिनेट लक्षण होते हैं और कुछ अन्य लक्षण होते हैं। इस आधार पर अपन ने इनका विभेदन कर रखा है कि इसकी लार्वा के अंतर्गत कायांतरण पाया जाता है। तो अपन ने पढ़ा। फिर इसके अंदर आगे आपको आएगा रेट्रोग्रेसिव चेंज होते हैं और कुछ प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं। जब आप इसका मेटामॉर्फोसिस पढ़ोगे वो पार्ट बी के अंदर बड़े क्वेश्चनों की तरफ जाएंगे, तब आप डिस्कस करेंगे उनके बारे में। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे अपन ने इसके अंदर पढ़ लिया कि ये जो एसिडियन लार्वा होती है इसके डेवलपमेंट में आप ये समझिए कि फर्टिलाइजेशन के अंदर ये वैसे तो उभयलिंगी होते हैं और इनमें मोस्टली ये समझिए कि बाह्य निश्चन ही होता है। बाह्य निश्चन के साथ साथ इसके बाद में जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद में इसमें क्लीवेज होगा, फिर गैस्ट्रुलेशन होगा, देन आफ्टर उसके अंदर नोटोकॉर्ड तंत्रिका रज्जु का विकास होगा। और इसकी जो लार्वा स्टेज होगी वो कैसी होगी, मुख्य रूप से आपके लिए समझने वाली बात है कि वो स्वतंत्र रूप से तैरती हुई होगी और अल्पकालिक जीवन होगा और नॉन फीडिंग लार्वा होती है। और इसके अंदर मुख्य बात यह है अपने को समझना यहाँ पे आवश्यक ये है कि इसके अंदर पाया जाता है कायांतरण। कायांतरण के अंतर्गत क्या होता है कि इसकी लार्वा किसी ठोस सतह पर चिपक जाती है और पूंछ का विलोपन हो जाता है। इसके बाद इसकी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड भी नष्ट हो जाती है और इसका शरीर घूम के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देता है या थैली समान एक स्ट्रक्चर बना देता है और इन्हें सिफॉन विकसित हो जाते हैं। इसके अंदर इनलेट और एक्सलेट के लिए इसके अंदर सिफॉन विकसित हो जाते हैं और इसका वेस्ट जो होता है वो सेसाइल कह दीजिए या स्थिर कह दीजिए या स्थानबद्ध कह दीजिए होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिडियन टेडपोल लार्वा विच इज ऑफ हार्डमोनिया। ठीक है जी। उसके बाद में इसके कुछ कोऑर्डिनेट के लक्षण के अंदर इसके अंदर जो आप एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैंने हालांकि अगले मॉडल में दिया भी, अपन इसमें डिस्कस कर लेते हैं समय की कमी के चलते हुए। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कह दीजिए या प्रतिगामी कायांतरण कह दीजिए। इसका मतलब ये होता है, देखिए प्रतिगामी का अर्थ होता है पीछे की तरफ इसके अंदर कायांतरण होता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि इसकी लार्वा के अंदर कुछ हायर कोऑर्डिनेट के समान कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो ये साबित करते हैं कि ये उच्च कशेरुक जीवों के अंतर्गत जिस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं उस प्रकार के लक्षण इस जीव में भी उपस्थित है। परंतु उसके पश्चात क्या हो रहा है कि वो विलुप्त हो जा रहा है जब वो वयस्क के अंदर हो रहा है। जैसे इसकी लार्वा फ्री लिविंग है, जबकि इसका जो एडल्ट है या वयस्क है वो कैसी है, सेसाइल है या स्थानबद्ध है। तो इसके अंदर ये विकसित लक्षण यही दर्शाता है कि इसके यूरोकोऑर्डिनेट के साथ यूरोकोऑर्डिनेट जो बांटा गया है वो कोऑर्डिनेट के साथ संबंध को दर्शाता है और ये विकास के दौरान जो प्रगति हो रही है वो प्रतिगामी प्रकार की हो रही है। मतलब ये पीछे की तरफ धकेल रही है इसको कि एडवांस फॉर्म में अग्रिम लक्षण प्रयुक्त होने चाहिए। जैसे जीवों के अंदर, मनुष्यों के अंदर छोटा बच्चा पैदा होता है फिर उसके विकास के साथ उसके आकार में वृद्धि होती है, परंतु यहाँ हो ऐसा रहा है कि इनके एडवांस फॉर्म में या इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर काफी उत्कृष्ट या एडवांस कैरेक्टर मौजूद है जो कि इसके एडल्ट में कन्वर्ट होते होते विलुप्त हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रतिगामी कायांतरण, जिसके अंदर उत्कृष्ट लक्षण विलुप्त हो रहे हैं जो कि लार्वा के अंदर मौजूद थे। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा कि एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर ये कायांतरण होता है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड विलुप्त हो जाती है और इसका जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है, स्थिर होता है। अब अपन चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हर्डमानिया और ब्रैंकियोस्टोमेटा के सामान्य नाम बताना है। जैसा कि अपन ने क्लास में पढ़ा कि हर्डमानिया को बोलते हैं सी स्क्वर्ट। क्या बोलते हैं? सी स्क्वर्ट या समुद्री पिचकारी। इसको आप इस रूप में भी कह सकते हैं कि इसको समुद्री पिचकारी बोलते हैं। ट्यूनिकेटा को क्या बोलते हैं? समुद्री पिचकारी। इसका कारण क्या है कि इसके शरीर के ऊपर इस प्रकार का आवरण पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एट्रियल और वेंट्रल साइफन पाए जाते हैं, जिसके अंदर से वाटर रिलीज होता है। ट्यूनिकिन टेस्ट पाया जाता है और इसके अंदर पाँव अनुपस्थित होते हैं, आप ये समझ लीजिए। और इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया? समुद्री पिचकारी। ऐसे पानी रिलीज करता है पिचकारी की फॉर्म में, इसी वजह से इसको सामान्य नाम क्या दिया गया है जी? सी स्क्वर्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर अपन ब्रैंकियोस्टोमेटा की बात करें तो उसको बोलते हैं लैंसलेट। क्या बोलते हैं? यही लिख लेते हैं अपन, लैंसलेट। ठीक है जी, लैंसलेट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम वैसे तो आपको पता हो तो इसको अपन एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। ब्रैंकियोस्टोमेटा का अदर नाम क्या है? एम्फियोक्सिस। ठीक है जी, तो एम्फियोक्सिस या फिर आप इसको कह सकते हैं ब्रैंकियोस्टोमेटा। हर्डमानिया किसका उदाहरण है? ये भी आपको सामान्य परिचय के अंतर्गत जानकारी होना चाहिए। 2 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ये आता है यूरोकॉर्डेटा के अंदर। तो ये एक प्रकार का क्या है? यूरोकॉर्डेट है। ऑन दी अदर हैंड ब्रैंकियोस्टोमेटा क्या है? सिफेलोकॉर्डेट है। सिफेलोकॉर्डेट। तो ये डिफरेंस हो गया, ये इनके वर्ग के नाम हो गए प्रोटोकॉर्डेट्स के, जिसमें हर्डमानिया को आप यूरोकॉर्डेट कहेंगे। यूरोकॉर्डेट का दूसरा नाम ट्यूनिकेटा भी होता है, क्योंकि इसके ऊपर ट्यूनिसिन का अणु पाया जाता है, जैसा कि भी मैंने मेंशन किया। इसको ट्यूनिकेटा भी कह सकते हैं। तो सामान्य नाम हो गया सी स्क्वाड, समुद्री पिचकारी, और दूसरे का नाम हो गया लैंसलेट। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अपन कशेरुकियों के अंदर जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, जो संधियां पाई जाती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, परफेक्ट, इम्परफेक्ट एंड इमूवेबल। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर, जॉइंट होते हैं जी 3 टाइप्स। वन इज परफेक्ट, अदर वन इज इम्परफेक्ट, एंड द थर्ड वन इज इमूवेबल। ये 3 प्रकार के जॉइंट या संधियां पाई जाती है। हिंदी में इनको पूर्ण, अपूर्ण या अचल संधि कह सकते हैं। ठीक है, कि जिस स्थान पर भाई 2 पृथक अस्थियां जहां पर आकर जुड़ती है, उनको अपन क्या बोलेंगे? जॉइंट बोलेंगे या संधि बोलेंगे। तो ये 3 प्रकार की होती है। अगर आपको परफेक्ट जॉइंट के बारे में पूछे तो परफेक्ट जॉइंट में आप ये बता सकते हैं कि पूर्ण जॉइंट उसको बोलते हैं जिसके अंदर संधियां मूवेबल होती है या गतिशील होती है, और जुड़ने वाली हड्डियां आपस में हिलडुल सकती है। और इस संधि में जुड़ने वाली परस्पर अस्थियों के बीच में क्या पाई जाती है? कैविटी होती है, जिसके अंदर साइनोवियल के फ्लूइड भरा रहता है, और इस साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा इनके अंदर फ्रिक्शन नहीं होता है। ये एक प्रकार का लुब्रिकेशन का कार्य करती है। तो अपन कह सकते हैं कि साइनोवियल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कैविटी होती है, जिसके अंदर अपन पढ़ सकते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं। आगे वो भी देख लेते हैं अभी तुरंत प्रभाव से। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड पिविट जॉइंट। और अगला 5वां होता है सैडल जॉइंट, जो आपके कोनी में, कलाई में। बॉल एंड सॉकेट तो आपके शोल्डर के अंदर प्रेजेंट होगा, हिंज जॉइंट जो आपके एल्बो के अंदर प्रेजेंट होगा, सैडल जॉइंट है जो आपके थंब में प्रेजेंट होगा, ग्रिडल जॉइंट है जो आपके फोमाम और रिस्ट के बीच में है। ये कौन सा है? ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग। और इमूवेबल जो आपकी स्कल बोन होती है ना, उनके अंतर्गत होता है। और पिविट जोन होता है आपके ये क्या कहते हैं जी, स्कल की सेकंड वर्टिब्रा, और इसको आपस में जोड़ता है एक्सिस के ऊपर। इसको अपन क्या बोलते हैं जी? पिविट जॉइंट। और उसके बाद में आता है इम्परफेक्ट जॉइंट, जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाता है, प्यूबिक एरिया के अंदर मौजूद होता है। तो ये अपन ने जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया कि इनमें कितने प्रकार की संधियां होती है। दूसरी आपने बताया अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि के अंदर साइनोवियल कैप्सूल और लिगामेंट नहीं होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लिगामेंट का और टेंडन का कार्य होता है हड्डी को मांसपेशी से और मांसपेशी को हड्डी को हड्डी से और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का, वो इसमें अनुपस्थित होगी। और अचल संधिया के अंदर सूचर्स पाए जाते हैं, जिनको हिंदी में आप सीवनी भी कह सकते हैं। वो एक दूसरे में फिट हो जाती है, और कपाल या क्रेनियम के अंदर इसी प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अपन
द्विवेशमी हृदय के बारे में पढ़ेंगे कि द्विवेशमी हृदय होता क्या है। जैसे हिंज जॉइंट पढ़ लिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ लिया। हिंज जॉइंट आप याद रखना, ये छोटा सा क्वेश्चन है, कोनी के अंदर होता है, उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं। हिंज मतलब होता है कब्जा। तो ये कोनी में रोटेशन इसी प्रकार का होगा, आप इसको पूरा नीचे की तरफ रोटेट नहीं कर सकते। ये कैसा जॉइंट है? हिंज जॉइंट, ठीक है। कोनी में है, घुटने में। फिर बॉल एंड सॉकेट होता है जो सभी दिशा के अंदर घूम सकता है, कोनी सिर्फ एक दिशा में घूम सकती है। कंधे और कूल्हे के अंदर क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और पिवट जॉइंट होता है घूर्णन के लिए, जो कि आपके एक्सिस संधि में भी होता है या गर्दन के पास कह सकते हैं। ग्लाइडिंग होता है आपकी कलाई में और नीचे टकने के अंतर्गत। और सैडल जॉइंट जो दो दिशा के अंदर ही घूमता है, उसको आप अंगूठे के अंदर देख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपने जॉइंट पढ़े। इसके अलावा आप इसको फाइब्रस, कार्टिलेजेस या साइनोवियल में भी समझ सकते हैं कि भाई 3 प्रकार के होते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर द्विवेशमी परिवर्ती हृदय, परिवर्ती हृदय, चतुर्वेशमी फुसफुसी हृदय, इनके क्या नाम है और इसको आपको उदाहरण से एक उदाहरण बताना है कि ये किस किस के अंदर मौजूद होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो 2 चैम्बर हार्ट होता है उसके अंदर एक ही आलिंद होगा और एक ही नीले होगा। 1 एट्रियम एंड 1 ही वेंट्रिकल होगा। उसको तो अपन बोलेंगे 2 चैम्बर वेनस हार्ट, जिसके अंदर कैसे कक्ष होंगे? 2 कक्ष होंगे, एक ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल। और इसकी खासियत ये होती है कि इसके अंदर केवल अशुद्ध रक्त ही हृदय में पाया जाता है और इसको अपन बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और इसी प्रकार के हृदय को अपन बोलते हैं वीनस हार्ट। ये पाया जाता है पिसीज के अंदर। वीनस हार्ट को अपन क्या बोलेंगे? पिसीज। यहीं पे लिख देते हैं, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं ताकि आसानी रहेगी, आपको यहीं पे लिख देते चलिए। पिसीज के अंदर पाया जाता है वीनस हार्ट। वीनस हार्ट को क्या किसके अंदर मौजूद होता है? पिसीज के अंदर। जैसे कि शार्क वगैरह है, मछलियां आती है ना, वो सारी किसके अंदर आती है? पिसीज के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ट्रांसिशनल हार्ट या परिवर्तित हार्ट, जिसके अंदर 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। इसके अंदर तो एक उपस्थित था, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, जबकि इसके अंदर 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल उपस्थित होता है इन ट्रांजिशनल हार्ट, जो कि पाया जाता है एम्फीबिया में। किसके अंतर्गत पाया जाता है? एम्फीबिया के अंतर्गत। एम्फीबिया के अंदर पाए जाने वाले हृदय के अंतर्गत 2 आलिंद होंगे व 1 ही नीले होगा। 2 ऑरिकल पाए जाते हैं जबकि 1 ही वेंट्रिकल पाया जाता है इन एम्फीबिया। तो ये हो गया परिवर्तित हृदय या ट्रांसिशनल हृदय का उदाहरण। नेक्स्ट चलते हैं अपन चतुर्वेशी हृदय के ऊपर। इसके उदाहरण में आप फ्रॉग वगैरह दे सकते हैं, एम्फीबिया, टोड एंड फ्रॉग है, जिसको राणा बोलते हैं। फिर अपन चलते हैं 4 चैम्बर पल्मोनरी हार्ट या चतुर्कक्षीय या अक्षीय फुसफुसी हृदय किसके अंतर्गत होता है? जिसके अंदर 2 आलिंद 2 नीले पाए जाते हैं। इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग होता है। इस हृदय की विशेषता क्या होती है? उच्च कशोरी के अंदर एडवांस लक्षणों में से ये है कि दोनों में रक्त आपस में मिलता नहीं। इवन मानव के अंदर भी अपन पढ़ेंगे कि दोहरा परिसंचन पाया जाता है। अपन 5th सेम की तरफ चलेंगे तो उसके अंतर्गत यही होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी के पेपर के अंदर, कि इसके अंदर मुख्य रूप से जो शुद्ध और अशुद्ध होता है, डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है। इसको बोलते हैं अपन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और ये इसके अंदर फेफड़ों के द्वारा अवशोषण होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? पल्मोनरी हार्ट। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है फुसफुसी हृदय, जो कि होता है 4 चैम्बर का। ये पाया जाता है इन ह्यूमंस। तो इसका आप उदाहरण दे सकते हैं, ह्यूमंस 2 ऑरिकल एंड 2 ही वेंट्रिकल। इवन यू कैन से दैट पिजन्स में भी यही प्रेजेंट होगा। तो अगर आप देखें पिसीज, एम्फीबिया और एवीज और मेमेलिया, तो 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे द्विवेशमी हृदय। ये पाया जाता है मछलियों के अंदर, पिसीज के अंदर। फिर आपने 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल देखा, उसको बोलते हैं परिवर्ती हृदय या ट्रांसलेशनल हार्ट। वो पाया जाता है एम्फीबिया के अंदर, जैसा कि फ्रॉग वगैरह। एंड द थर्ड वन आ गया आपके क्या बोलते हैं इसको? चतुर्वेशमी हृदय में। ये हृदय ये पाया जाता है इन एवीज एंड इन मेमल्स। उदाहरण आपने मानव दे दिया इसका, और एवीज का उदाहरण के रूप में आप पिजन वगैरह दे सकते हैं, जो कि आपके इसके अंदर दे रखा है, कोलंबा वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विषैले सर्पों को अपने को नाम बताना है। कि पहले इसकी जो मैं आपको डेफिनेशन भी साथ साथ बता दिया था कि सिंगल सर्कुलर हार्ट होता क्या है, कि जिस हृदय में रक्त एक ही चक्र में पूरे शरीर में से होकर एक बार हृदय में प्रवेश करता है, उसको अपन बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन या सिंगल सर्किट हार्ट, जिसमें हृदय से श्वसन अंगों को जाएगा, वहां से शरीर में जाएगा और सीधे हृदय की ओर लौट जाएगा। इसमें परिसंचरण का मार्ग एक ही होता है और इसके अंदर द्विकक्षीय हृदय से पाया जाता है। और अपने मछलियों के बारे में इस संबंध में पढ़ लिया। जबकि डबल सर्किट हार्ट जो कि उभयचर में, सरीसृपों में, पक्षियों में और स्तनधारियों में पाया जाता है, उसके अंदर देखेंगे कि
इस हृदय के अंदर रक्त एक पूर्ण परिसंचरण के दौरान 2 बार हृदय में प्रवेश करेगा, एक बार तो फेफड़ों से और दूसरी बार कहां से, शरीर से। तो इसको अपन बोलेंगे डबल सर्किट हार्ट, जिसमें 2 मार्ग होते हैं, एक तो होता है पल्मोनरी सर्कुलर, दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलर, जिसको आप फुसफुसीय परिसंचरण भी कह सकते हैं या शारीरिक परिसंचरण भी कह सकते हैं। ये 2 प्रकार का पाया जाता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेट हार्ट, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त पृथक पृथक रहता है, आपस में मिक्स नहीं होता है। तो ये में मुख्य रूप से हृदय हो गया कि सिंगल सर्किट हार्ट में रक्त एक बार से गुजरता है और डबल सर्किट में 2 बार से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, विषैले सर्पों के आपको नाम बताने हैं जो वर्ग रेप्टिलिया के अंदर आएंगे, इनको सर्पेंट्स भी कहते हैं। तो आपको सबको कॉमन नाम पता ही है, लाइक इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर और स्केल वाइपर। ये 3-4 मुख्य आप समझ सकते हैं। इंडियन कोबरा को आप इसको वैज्ञानिक भाषा के अंदर नाजा नाजा बोलते हैं, नाजा नाजा। ये है इंडियन कोबरा का जूलॉजिकल नेम, जिसको आप क्या बोलेंगे, नाजा नाजा, NAJA, जिसमें मेडुसा जो होता है इसकी तरफ हुड फैलने वाला सांप है। और ये किस प्रकार का सांप है, अगले उसमें पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक, जो कि आपके न्यूरॉन को डैमेज करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। तो ये किस प्रकार का विष है, एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन विष है। सेकेंड है आपके कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट को आप बोल सकते हो बेंगोलुरस कैरुलस, जो भी एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिक वेनम है। ठीक है जी, ये हो गया कॉमन क्रेट का, बेंगुलुरस कैरुलियस। ठीक है, ये तो हो गया आपके कोबरा और दूसरा हो गया आपके कॉमन क्रेट। ये 2 आप नाम लिखो। इसके साथ में डाबोविया रुसेली होते हैं, जिसको रसल वाइपर बोलते हैं। और थर्ड आप बोल सकते हो एचिस क्रेनिटस का, जो कि हीमोटॉक्सिक होता है। रसल वाइपर भी हीमोटॉक्सिक होता है, स्केल वाइपर भी हीमोटॉक्सिक होता है, जबकि ये कॉमन क्रेट और इंडियन कोबरा जो दोनों होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। तो वो न्यूरॉन पर अटैक करते हैं और ये आपके रक्त के अंदर कोएगुलेशन करते हैं, इस प्रकार के ये हीमोटॉक्सिक हो गए। तो ये हो गया आपके पार्ट ए। अब अपन चलेंगे पार्ट बी की तरफ। अपन चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पहला क्वेश्चन है अपने एडिलोकॉर्डेट्स के बारे में, उनकी परिवर्तन की प्रवस्थाओं और आपको टर्नेरिया लार्वा के बारे में वर्णन करना है। ये आपके बड़ा क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स का, उसके बारे में चलेंगे। तो ये टर्नेरिया लार्वा का मैंने एक डायग्राम बना रखा है रफली, पूरा उसमें अपन पढ़ेंगे भी डेवलपमेंट वगैरह। एडिलोकॉर्डेट्स एक्चुअली हेमिकॉर्डेट्स ही होते हैं और अपने सिलेबस के अंदर हेमिकॉर्डेट्स में एग्जाम्पल आपको दे रखा है बेलेनोग्लोसिस का, जिसको अपन एकॉनवर्म या टर्मवर्म भी कहते हैं, एकॉनवर्म या जीवाकृमि भी कहते हैं। ये आपके सिलेबस में है और इसी से संबंधित आएगा, तो दोनों आपको साफ बता दिया। सेकंड मॉडल के अंतर्गत ये ऑलरेडी दे रखा है, आपको मेंशन है ये क्वेश्चन। तो अभी साथ साथ अपन कर लेते हैं और इसके अपन परिवर्तन की प्रवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर किस प्रकार का परिवर्तन होता है। देखो इसके अंतर्गत जैसे अगर समझ के चले आप, तो ये एक प्रकार के उभयलिंगी ना होकर इसमें जो लिंग होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं। और दूसरा ये इनके अंदर डिफरेंस होता है कि इनके अंदर जो परिवर्तन है वो या तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि इनके अंदर डेवलपमेंट में या तो प्रत्यक्ष होगा या फिर अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट प्रेजेंट होगा इन हेमिकॉर्डेट एडिलोकॉर्डेट। और वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट बेलेनोग्लोसस। तो उसके अंदर अपन जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो इसके जो अप्रत्यक्ष प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसके अंदर टर्नेरिया लार्वा का डेवलपमेंट होता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये है अप्रत्यक्ष प्रकार का उदाहरण, जबकि इसमें या तो प्रत्यक्ष उपस्थित होगा या फिर अप्रत्यक्ष उपस्थित होगा, क्योंकि इसके अंदर भिन्न प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं और उसके द्वारा इसके अंदर स्पर्म और ओव बनते हैं। फिर निश्चन फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके अंदर आप ये मान के चले कि इसको यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं, आप उभयलिंगी भी कह सकते हैं। और बाई निश्चन इनका वो समुद्री जल के अंदर होगा। देन आफ्टर इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फिर क्लीवेज होगा पोलोब्लास्टिक प्रकार का, फिर इक्वल एंड रेडियल टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देन ग्लेस्टुला बनेगा, एंट्रोसिलाई होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार की लेयर बनेगी, फिर इसकी लार्वा का फॉर्म होगा जो कि गेस्टुला के पश्चात होगा, जो कि एक फ्री लिविंग है। अब ये है कि इसकी लार्वा जो होती है ना वो
हाफ कोऑर्डिनेट से बहुत ज़्यादा विशिष्ट लार्वा है, इसी वजह से आपको बता रखी है कि इसकी संरचना, मतलब ये मान के चलिए कि जो इकोनोडर्मेटा की जो बाइपिनेरिया लार्वा है ना, उससे काफ़ी सिमिलरिटी शोज करती है। ये जो इसका अपन अप्रत्यक्ष के अंदर पढ़ेंगे, ये बाइपिनेरिया लार्वा के साथ बहुत ही समानता दर्शाती है। बाइपिनेरिया लार्वा के साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा समानता उपस्थित होती है। इसी वजह से अपन इसका पढ़ेंगे कि इसके अंदर एक विशिष्ट लार्वा है जो किसकी है, बाइपिनेरिया लार्वा, ये है इकाइनोडर्मेट्स की। इकाइनोडर्मेटा की बाइपिनेरिया लार्वा से काफी अधिक समानता दर्शाता है और ये एक अप्रत्यक्ष प्रकार के परिवर्तन के अंदर बेलनोग्लोसिस के अंदर टॉर्नेरिया लार्वा का निर्माण होता है, जिसका नीचे डायग्राम बना रखा है। और टॉर्नेरियो लार्वा, ये इसका एक शरीर बहुत ही ज़्यादा पारदर्शी होगा। अपन इसको द्विपार्श्व सममिति में या बायलेटरल सिमेट्री में दो इक्वल पार्ट्स में सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें सीलरी ब्रांड होंगे, जैसा कि नीचे मेंशन कर रखा है। उसके साथ में इसमें एपिकल प्लेट होगी और एपिकल टफ्ट भी होगी। ऊपर की एक माउथ होगा, नीचे एक एनएस होगी। और प्रोटोसील, मिजोसील और मेटासील, ये तीनों सीलोमिक प्रकार की गुहा इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। इसमें एक यू आकार की एक आहार नली होती है जो, और इसमें एक सिंपल टाइप का आप ये समझ लीजिए नर्वस सिस्टम भी मौजूद होता है। मूवमेंट के लिए इसमें सीलिया होता है, ये ट्रक्ट ऑफ सीलिया मेंशन कर रखा है। देन आफ्टर इसमें भोजन भी सीलिया के द्वारा ही होता है, सीलियती मूवमेंट होता है, जिसको आप असन या प्रासन कह सकते हैं हिंदी के अंदर। और फिर इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है, कायांतरण होगा, लार्वा समुद्र के अंतर्गत होगी और उसमें परिवर्तन होगा। और उसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इसकी परिवर्तन की प्रवस्थाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से आप दोनों परिवर्तनों को अगर देखते हैं तो इसमें विदलन जो है वो आप ये समझ लीजिए कि पूर्ण पूंजी प्रकार का होता है और लगभग समान ही होता है। इसके अंडे की जो बहुत सी विभाजन प्रवस्था है उसमें 6 से लेकर 15 घंटे तक बहुत सारे कोशिकाएं बनती है और एक राउंड शेप में एक एम्ब्रियो का या एक भ्रूण का निर्माण होता है। और फिर इन कोशिकाओं के अंदर धीरे धीरे विभेदन होता है। विभेदन के पश्चात क्या बनता है, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के अंदर कुछ समय बाद उसके अंदर एनिमल वेजिटल एक्सेस के द्वारा फैल जाता है और उसके एक एम्ब्रियोनिक इन्विजेशन होता है, जिसको आप ये बोलिए कि एक प्रकार का अंतर्वलन बनता है, जिसके अंदर फिर उसमें ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का फॉर्म होता है या गैस्ट्रुला बनता है, जिससे उसके अंदर एक आंतरिक नली बन जाती है जिसको आप आद्यांत्र कह सकते हो या आप इसको एर्कियन ट्रेन भी बोल सकते हो। और आद्यांत्र के बाहर की ओर एक ब्लास्टोपोर के द्वारा ये खुली रहती है और जल्दी ये बंद हो जाता है। उसके पश्चात आप इसके बाद में देखोगे तो आद्यांत्र के अंदर एक बड़ी सी एक प्रोटोसील बनती है। तो इसमें आप ब्लास्टुला देख लीजिए, ग्लेस्टुला देख लीजिए, फिर इसमें अंतर्वलन होगा। अंतर्वलन के बाद में ब्लास्टोफोर खुल के बंद हो जाएगी और आद्यांत्र में क्या बनेगा, एक प्रोटोसील बनेगी। और ये प्रोटोसील एक कोणीय आकृति ग्रहण कर लेगी और उसके एक सिरे पर तो स्तूलन होगा और उसके भीतरी सतह से ये जुड़ जाएगा और दूसरे से ये एक सतह के द्वारा पृथक हो जाएगी। और ये आगे जाके ये प्रोटोसील जो होती है वो आद्यांत्र में अधः तल की तरफ मुड़ जाती है और एक्टोडर्म से संयुक्त होकर अंतर्वलन से मुख का निर्माण करती है। और इस समय जब ये लार्वा एक समान रूप से सीलित होती है ना, तब इसके जो शीर्ष भाग है उस पर स्तूलन में लंबे सीलियों का एक गुच्छा निकलता है। और ये मान के चलिए कि इसके आद्यांत्र को आप 3 भागों में बांट सकते हैं, ग्रसिका, आमाशय और आंत्र। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। ग्रसिका, आमाशय और आंत्र 3 भागों में आप इसको विभेदित कर सकते हो, जो कि प्रोटोसील बनी थी उसी से आपने आद्यांत्र के अंतर किया और उसके 3 भाग हो गए। फिर ये आंत्र जल्दी ही इसमें ड्यूटेरोस्टोमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जैसा कि अपन ने पढ़ा प्रोटोस्टोमी या ड्यूटेरोस्टोमिक एलिमेंट, जिसमें पहले एनएस फॉर्म होगी, दैट वाज नोन एज ए ड्यूटेरोस्टोमिक एलिमेंट। तो चूंकि इसमें पहले गुदा का निर्माण हो रहा है, दैट्स वाई इसको अपन क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिक कंडीशन, जिसके अंदर पहले गुदा बनेगी और फिर ब्लास्टोफोर के द्वारा। और फिर जब ये इसके अंदर अंडे के अंदर हैचिंग होगी या अंडा टूटेगा, तब निश्चन के 24 से लेकर 36 घंटे के बाद में इसमें अंडे से परिवर्तन प्रावस्था प्रारंभ हो जाएगी। और इसके जो आप अप्रत्यक्ष या जो परोक्ष परिवर्तन भी कहते हैं, हाइडर और स्टेनी नाम के 2 साइंटिस्ट ने बेलनोग्लोसस क्लेविजेरस पर अध्ययन किया था 1999 में। और उन्होंने अंडों के विस्फोट के बाद में देखा कि लार्वा जो है मुक्त रूप से तैरती रहती है और इसका देह ढका रहता है और इसके ऊपर सीलिया गायब हो जाते हैं। और उसके पश्चात सीलिया के दोनों तरफ पट्टियां प्रकट हो जाती है और इन पट्टियों के विदलन के साथ ही इसको क्या कहा जाने लगा, टॉर्नेरिया लार्वा। तो यह कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जो इसकी विस्फोटन के बाद या हैचिंग के बाद में
जो फ्री फॉर्म या फ्री मूविंग जो लार्वा बनी उसके देह के ऊपर ढके रहने वाले और शीश के ऊपर जो सीलिया थे वो गायब हो गए थे और उसकी जगह क्या हो गया था, दो पट्टियां बन गई थी और इन पट्टियों के विदित से ही इनको क्या बोला गया, टॉर्नेरिया लार्वा। और ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है टॉर्नेरिया लार्वा, जो कि अंडाकार होती है और कैसी होती है, आबूंदी सतह या पिलेजिक होती है और ये दिखने में साफ होगी, पारदर्शी होगी। आप इसको मेंशन करने लिखने में दो चार शब्द लिख सकते हैं कि ये अंडाकार होती है, पारदर्शी होती है। इसके कुछ लक्षण आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं, अंडाकार है, पारदर्शी है और इसका आकार सामान्यतः कितना होगा, 1 mm से लेके 2 to 3 mm होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 0.1 mm से 1 से 2 mm की होती है, जिसमें 2 सीलेटेड पट्टियां होती है जैसा कि नीचे दे रखा है। और इन सीलेटेड पट्टियों के ऊपर मुख पूर्वी होगा और मुख पश्चिमी के ऊपर स्थित होता है। ये नीचे के देखो पट्टियां इसके मुख के ऊपर की ऊपर स्थित होती है। देन इसके बाद में इसके कुछ लक्षणों के अंदर है कि जो इसका मुख होता है ना, जहाँ से ये भोजन के कणों को जल धारा के साथ ग्रहण करती है। सामान्यतः सारे जीव जो होते हैं ये इक्वेटिक है, तो ये मोस्टली अपना सादा फूड जो है करंट के साथ में या धारा के साथ ही ग्रहण करते हैं और ये धारा के साथ ग्रहण करेगा तो उसी के साथ इसमें पोषण के द्वारा क्या कहते हैं, भोजन का जल के साथ, जल धारा के साथ पोषण प्राप्त होगा इनको। और इन सीलिएट की जो ये सीलिएटी पट्टियां है ना, इनके अतिरिक्त इसके गुदा के चारों तरफ मतलब आप ये समझ लीजिए सर्कुमेनल पाई जाती है, जिसको अपन परिगुदी वलय कहते हैं, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है और इसको आप टीलोटॉर्क भी कह सकते हैं। एक रिंग पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, टीलोटॉर्क, इसको अपन टीलोटॉर्च भी कह सकते हैं। टॉर्च की तरह काम करती है इसी वजह से। और ये क्या करती है, ये गति में हेल्प करती है, इसको सहायता प्रदान करती है और इसके शीट पर एक प्लेट पे संवेदी अंग का भी कार्य करती है, 2 नेत्र होंगे और प्रोटोसील उपस्थित होगी। अब इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, वो कुछ समय बाद में ये मुक्त रूप से तैरने वाली लार्वा जब समुद्र के तले पे बैठती है तो मिट्टी के अंदर धस जाती है और धसने के बाद में ये अपनी पारदर्शिता धीरे धीरे खो देता है और उसके बाद में जो इसकी सीलेट पट्टियां है ना, ये वो धीरे धीरे विलुप्त होती है या उसका क्षय होने लगता है और फिर ट्रोकोटॉक या नेत्र भी इसके समाप्त हो जाता है, जिसको अभी अपन ने बोला था कि टीलोट्रॉक और नेत्र इसके अंदर उपस्थित हो। फिर ये धीरे धीरे इसकी देह के अंदर एक लंबी होती जाएगी और उसके अंदर आंतरिक परिवर्तनों द्वारा सुंडी का, कॉलर और धड़ का निर्माण होगा। जैसा कि अभी पता है कि यू आकार के बिलों में रहने वाला 10 से 50 सेंटीमीटर का बेलिनोग्लोसस जीव है, जिसके अंदर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक 3 भागों में विभाजित कर सकता है। वो इसी से फॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ टॉर्नेरिया लार्वा। इसी में परिवर्तन होकर आगे किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये बेलिनोग्लोसस के अंतर्गत। तो उसका अपन परिवर्तन की प्रावस्था पढ़ रहे थे और उसके बाद में अपन ने कायांतरण के बाद में बताया कि मुक्त रूप से तैरने वाली ये लार्वा जब समुद्र के तले में बैठ जाती है तो मिट्टी से धस जाती है। धसने के बाद में ये जो पारदर्शी जीव है वो अपनी पारदर्शिता खो देता है। पारदर्शिता खोने के पश्चात इसके ऊपर जो सीलिया युक्त पट्टियां है वो भी नष्ट हो जाती है, साथ ही साथ टीलोटॉर्क और कॉलर नेत्र भी इनकी समाप्त हो जाती है। फिर इसकी देह धीरे धीरे लंबी होगी, उसमें आंतरिक परिवर्तन होंगे और सुंडी का, कॉलर और धड़ में बन जाएगा। फिर इसके साथ साथ इसमें सिलोम के अग्रभाग पर आहार नाल और पश्च में बहिवर्दियों से व्युत्पन्न होगा और धीरे धीरे जो आगे जाके परिवर्तित होकर एक ठोस बहिवर्दी के रूप में प्रकट होगी और बाद में खोखली आहार नार के साथ पृथक हो जाती है, जिसको अपन अंतरोमी सिलोम भी कह सकते हैं और इसकी लंबाई अधिक बढ़ेगी और ये वैक्स बन जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर अपन प्रत्यक्ष परिवर्तन की बात करें तो प्रत्यक्ष परिवर्तन के अंदर जो इसका जीव होता है और प्राणी होता है उसमें अंड विभेदन के द्वारा बनेगा और वैक्स जैसा नहीं होता, जबकि बेलिनोग्लोसस में मुक्त तैरने वाली जो टर्बोरियल लार्वा वो नहीं बनेगी और अंड विभेदन से निकलने वाली जो लार्वा है ना वो सीलियोक पट्टियां नहीं होती, उसके अंदर शीर्षक गुच्छ में टीलोट्रॉक जो है ना प्रेजेंट होगा और लार्वा शीघ्र ही अपने कंधे पे बैठ जाएगी और कायांतरण के बाद में वो क्या करेगी, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म कर लेगी या कृमि के समान रचना ग्रहण कर लेगी और इसके अंदर रीजनरेशन भी पाया जाता है। तो ये अभी अपन ने पढ़ा, डिस्कस अबाउट दी बेलिनोग्लोसस और की टर्नेरिया लार्वा के बारे में, उसके परिवर्तन के बारे में और मुख्यतः इसके अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है और ये इकाइनोडर्मिटा की बाइपिनेरिया लार्वा के साथ समानता रखता है। इसी को एडिलोकॉट्स बोलते हैं, इसी को अपन एकॉम वर्म और जीवाकर्मी या फिर बोल सकते हैं टंग वर्म। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार मैं लिख देता हूं फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी से चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके हार्डमानिया के बाहरी स्वभाव और स्वरूप के बारे में आपको जानकारी प्रदान करनी। तो जैसा कि आपको पता है कि हार्डमानिया जो है एक यूरोकॉर्डेट है और यूरोकॉर्डेट को अपन ट्यूनिकेटा भी कहते हैं बिकॉज ऑफ उसके चारों तरफ ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है, इसीलिए इस वर्ग को क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि संघ यूरोकॉर्डेट के अंदर जो समुद्री जीव हैं
जो समुद्र के अंदर गहराई में पाए जाते हैं। लगभग ये समझ लीजिए जो एकल हो सकते हैं, निवी हो सकते हैं, सोलेटरी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, एक साथ भी रह सकते हैं, साइज अलग अलग हो सकते हैं, कुछ सूक्ष्मदर्शी भी होते हैं और इनकी देह के ऊपर एक आवरण द्वारा घिरी रहती है जिसको आप क्या बोलते हैं, टेस्ट या ट्यूनिक बोलते हैं। उसी आधार पर इस वर्ग का नाम रखा गया ट्यूनिकेटा, ऑल्सो नोन एज ए यूरोकॉर्डेटा। ठीक है जी, तो अपन यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। यूरोकॉर्ड मीन्स पूंछ के अंदर, इनके टेल के अंदर कॉर्ड या रज्जु उपस्थित थे और इस संघ के अंदर जो मुख्य लक्षण है उसमें ये जंतु एकल और निवेयी होते हैं, चट्टानों के ऊपर चिपके हुए रह सकते हैं या स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इस संघ के में सभी जंतु समुद्र जल में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस जंतुओं के अंदर पृष्ठ जो क्या कहते हैं आपके नोटोकॉर्ड पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ के अंदर प्रेजेंट होती है, जो विशेषता है, इसीलिए अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, यूरोकॉर्डेटा। यूरो का यह तात्पर्य होता है पूंछ, यूरो मीन्स टेल एंड कॉर्डा मीन्स कॉर्ड। टेल के अंदर इनके क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्ड, इनकी टेल के अंदर कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनका नाम रखा गया वर्ग का यूरोकॉर्डेटा। हार्डमानिया किस वर्ग का है, यूरोकॉर्डेटा है, एक प्रकार का यूरोकॉर्डेटा संघ का जंतु है जिसके बारे में पढ़ा है। इसके ऊपर टेस्ट या ट्यूनिसिन पाया जाता है, जिसको कवर पाया जाता है टेस्ट या ट्यूनिसिन का बना, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा कहते हैं। और इसकी खास बात क्या है कि इसके पृष्ठ सतह पर केवल लार्वा अवस्था के अंदर ये उपस्थित होती है, लार्वा अवस्था में उपस्थित, जबकि वयस्क में अनुपस्थित होती है। क्या चीज, जो नोटोकॉर्ड है। इसी वजह से इसको किस में रखा गया है, कॉर्डेट्स के अंतर्गत, और इसमें अलग से एक वर्ग बना रखा है जिसको बोला है अपन ने ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा। और इसको आप सी स्क्वाड भी कहते हैं या एसिडियन भी कहते हैं। इसका सामान्य नाम क्या है, अभी जैसा कि अपन ने पढ़ा, समुद्री पिचकारी या फिर एसिडियंस भी कह सकते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। और स्क्वाड से तात्पर्य क्या है कि इसके देह के आवरण के अंदर पानी को पिचकारी की तरह बाहर निकालने या फेंकने का लक्षण पाया जाता है या गुण पाया जाता है, जिस वजह से इसको बोलते हैं। और इसका टेस्ट किस प्रकार का होता है, थैली के समान का होता है, जो कि इसको सहायता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, इसकी जो मुक्त लार्वा अवस्था है उसकी पूंछ में नोटोकॉर्ड नलिकाकार होती है और मध्य पृष्ठ पर इसके तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है, जो कि इसके कॉर्डेट के लक्षण है, जिस आधार पर अपन ने इसको यूरोकॉर्डेट्स के अंतर्गत रखा गया है। और इसकी एक विशेषता है, इसके अंदर पाया जाने वाला रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब प्रतिगामी कायांतरण के ट्यूनिकेट के अंदर जो उसकी संरचना है, प्रकृति है, आवास है, उसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। इसका वयस्क जो है वो विकास की अवस्था में क्षण रूपी मध्य पृष्ठीय नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, उसके अंदर तंत्रिका रज्जु उपस्थित होगा और उसके अंदर ग्रसनी कुलोमदार उपस्थित होगी। और फिर एक रिनेटिया के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है कि नोटोकॉर्ड स्थायी होगी और उसकी जगह क्या ले लेगी, कशेरुकदंड या कृपा ले लेती है। जबकि यूरोकॉर्डेटा के कुछ लक्षणों के अंदर इसके पूंछ के अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होना ही दर्शाता है, ये पूंछ के अंदर ही उपस्थित होती है। क्या चीज, टेल कॉर्ड प्रेजेंट इन, आप इसको ये समझ लीजिए कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो इनकी टेल के अंदर प्रेजेंट होती है इन हर्डमानिया। साथ ही साथ इसके अंदर जो कशेरुक लक्षण है वो स्वतंत्र जीवी लार्वा अवस्था के अंदर पाए जाते हैं और वयस्क में विलुप्त हो जाते हैं। इसको प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। इसका 2 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रतिगामी कायांतरण से आप क्या समझते हैं, ये क्या तात्पर्य है। तो आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि जैसे यूरोकॉर्डेट ट्यूनिकेटा संघ का जीव हर्डमानिया के अंतर्गत कुछ उच्च इनकी पूंछ के अंदर नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है तथा वयस्क के अंदर विलुप्त हो जाती है, इसी आधार पर इसको संघ यूरोकॉर्डेट के अंदर रखा गया है, किसको, हर्डमानिया को। उसके साथ साथ ये जो कशेरुक लक्षण है वो स्वतंत्र रूपी लार्वा अवस्था में तो उपस्थित होंगे, जबकि वयस्क में विलुप्त हो जाएंगे। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रतिगामी कायांतरण। ये उत्कृष्ट लक्षणों का विलुप्त होना क्या कहलाता है, प्रतिगामी कायांतरण। और इसकी टेस्ट या देह पे ट्यूनिसिन या ट्यूनिका का आवरण पाया जाता है, इसी वजह से इसको नाम रखा गया है ट्यूनिकेटा। ये एकल हो सकते हैं, निवी हो सकते हैं। इनके अंदर एक लंबी फेरिंक्स या ग्रसिका पाई जाती है, इनमें स्टिग्मेटा उपस्थित होता है। साथ ही साथ में एक एट्रियल गुहा होती है जो एक बड़े छेद के द्वारा मेंटल में खुलती है, जिसको आप ओरल या मुख कह सकते हैं। वहां पे ब्रेंकियल और एरल अपर्चर होते हैं जो देह के ऊपर उपस्थित होते हैं। एक थैली समान की संरचना होती है, आपके बुक के अंदर इसका
फोटो पिक्चर्स दे रखी है, जिसमें ऊपर की तरफ से टेस्ट है, नीचे इसके फुट है, पोस्टीरियर वेंट्रल एंड होगी, एक तरफ एंटीरियर ब्रैंकियल अपर्चर है, एक तरफ एट्रियल अपर्चर है, जो कि एट्रियल साइफन और ब्रैंकियल साइफन भी कहलाते हैं। और इसी के द्वारा जल है जो एक पिचकारी के रूप में बाहर आता है, इसको क्या बोलते हैं, सी स्क्वाट या समुद्री पिचकारी। तो इसके कुछ और लक्षण हैं जो अपन यूरोकोडेट के सामान्य लक्षण में पढ़ सकते हैं, जैसे कि इनमें यू आकार की आहानाल होती है और पोषण की विधि होती है, इसमें पक्षमापी प्रकार का पोषण पाया जाता है। साथ ही साथ देखें तो इनके अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वह खुले प्रकार का पाया जाता है और इनके रक्त में वेनेडियम नामक शोषण वर्णक पाया जाता है। इनके अंदर ब्लड कैसा होता है, जैसा अभी पिछला अपन ने पढ़ा था, कॉर्डेट्स बियरिंग होने के लिए उनके अंदर क्लोज प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि इनके अंतर्गत कैसा होता है, ओपन प्रकार का या फिर खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इनका शोषण वर्णक भी अलग होता है, जो कि बता रखा है यहाँ पर, वेनेडियम। इनके अंदर क्या उपस्थित होता है, वेनेडियम उपस्थित होता है। साथ ही साथ इसके शरीर के चारों ओर सेलुलोज का आवरण पाया जाता है, जिसको आप ट्यूनिसिन कह रहे हैं, इसी आधार पर इसको ट्यूनिकिन या टेस्ट बोला है और संघ का नाम रखा है ट्यूनिकेटा। और इस संघ के अंदर उत्सर्जन के लिए पाइलोरिक ग्लैंड और न्यूरल ग्लैंड या नेफ्रोसाइट भी पाई जाती है। तो आपने शोषण वर्णक बना दिया। वेनेडियम, और दूसरा आपने खुला परिसंचरण तंत्र बता दिया, और उत्सर्जन के लिए इसमें आपने नेफ्रीडिया वगैरह बता दिए कि इसमें उत्सर्जन के लिए क्या होता है, पाइलोरिक ग्रंथि होगी, न्यूलर ग्रंथि होगी और क्या प्रेजेंट होगा, नेफ्रोसाइट उपस्थित होगी। साथ ही साथ इस संघ में जो भी जीव हैं वो सारे उभयलिंगी हैं, उनके अंदर वृषण और अंडाशय के अलग अलग भाग होते हैं। निश्चय इनमें बाह्य प्रकार का होता है और अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। टेडपोल स्वतंत्र जीवी लार्वावस्था पाई जाती है और लार्वावस्था में कशेरुकियों के मूल लक्षण पाए जाते हैं, जैसा कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, ये क्या है, वर्टिब्रेट के समान उच्च कशेरुकी लक्षण है। साथ ही साथ आप इसमें ग्रसनिक्लोम दरारें हैं, पृष्ठीय तंत्रिका नाल या पृष्ठरज्जु है, जैसे कि कॉर्डेट समान लक्षण है जो केवल लार्वा में उपस्थित होते हैं। और इन जंतुओं की पूर्ण विकसित लार्वावस्था कम विकसित वयस्क में परिवर्तित हो जाती है, और इस पूर्ण विकसित या अति विकसित या उत्कृष्ट लक्षण वाली लार्वा का कम विकसित वयस्क में परिवर्तित होना ही कहलाता है प्रतिगामी कायांतरण या रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसको फर्दर आगे 3 क्लासों में बांटा गया है, जो कि लार्वेसिया, एसिडिएसिया और थैलेसिया है। तो ये अपन ने हर्डमानिया के बारे में पढ़ा, और हर्डमानिया के कुछ बाहरी स्वरूप और आवास में लक्षण अपने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि इसका आवास के अगर समझना चाहे तो ये समुद्र पे, चट्टानों पे, ठोस की सतह पर चिपका रहता है। साथ ही साथ इसका आकार अनियमित या थैलीनुमा होता है। दूसरा, इसकी जीवन शैली स्थिर होती है। शरीर का रंग जो है इसका कैसा होता है, पीला, भूरा या नारंगी होता है। साथ ही साथ इसके शरीर का आवरण अगर देखें तो ट्यूनिसिन या टेस्ट पाया जाता है। दूसरा, इसके अंदर साइफन प्रेजेंट होंगे, और वो साइफन कौन से होंगे, एट्रियल एंड ब्रैंकियल साइफन। ये 2 प्रकार के साइफन प्रेजेंट होंगे जो जल और भोजन के प्रवेश करवाते हैं। ब्रैंकियल साइफन और उसके चारों ओर लोब होता है। दूसरा, अगर अपन एट्रियल साइफन की बात करें तो एट्रियल साइफन क्या करता है, जल और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो ब्रैंकियल साइफन तो इसको माउथ की तरह वर्क करता है, और एट्रियल साइफन इसका एनएस की तरह वर्क करता है। एक तरफ से जल के साथ भोजन ग्रहण करता है, दूसरी तरफ से बाहर निकालता है। ये इसके शरीर की संरचना में 2 नलिकाएं पाई जाती है। अगर इसके स्वभाव की बात करें तो ये स्थिर जीवन व्यतीत करता है। साथ ही साथ इसके अंदर फिल्टर फीडर होता है, और जल के साथ ये सूक्ष्म भोज्य कणों को छानकर ग्रहण करता है, और संकट की स्थिति में इस जल को ये बाहर फेंक देता है। उसी कंडीशन में इसका नाम रखा गया है सी स्क्वाट या समुद्री पिचकारी। देन आफ्टर अगर मूव करेंगे तो ये एकांकी जीव है। इसमें शोषण और पोषण ग्रसनिक्लोम द्वारा होता है। भोजन और शोषण जल की धारा के साथ इसमें प्रवेश करते हैं, और जैसा कि आपने पोरिफेरा के अंदर ऑस्टियम ऑस्कुलम का बारे में सुना है ना, उसी प्रकार इसके अंदर ये साइफन प्रेजेंट होंगे, और इसके सीलिया के साथ जल का प्रवाह बनाए रखता है। और इसकी लार्वा के अंदर कॉर्डेट के लक्षण पाए जाते हैं, और वो सबसे मुख्य लक्षण इसका क्या है कि इसके अंदर प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये एक समुद्री स्तर थैलीनुमा जीव है, जिसके शरीर पर ट्यूनिसिन का आवरण पाया जाता है और 2 साइफन पाए जाते हैं, और यह फिल्टर फीडर द्वारा भोजन या जल ग्रहण करता है विद सीलरी मैकेनिज्म। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया हर्डमानिया का। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिड एंड टेडपोल लार्वा के अंदर जो प्रतिगामी और अनुगामी कायांतरण है, चूंकि इसके अंदर डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर डिफरेंट डायग्राम है, वो सभी बना पड़ा यहाँ सक्षम नहीं है, समय अपना अधिक व्यर्थ होगा। अपन इसको शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि हर्डमानिया की एसिड एंड टेडपोल लार्वा के अंतर्गत मुख्य से अंतर क्या होता है। देखो, इसकी जो लार्वा होती है ना,
वो जब अंडा बाहर निकलता है स्फुटन के पश्चात, तो वो एक ये समझ लीजिए कि फोटो सेंसिटिव होता है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो प्रकाश धनात्मक होता है, तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है जहाँ पे लाइट होती है, और जो भू धनात्मक होता है मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऋणात्मक होता है, ऊपर की तरफ जाता है। और लार्वा क्या करती है कि इस समय जब भोजन ग्रहण करने में असक्षम होती है ना, तो उसके मुख का चोल बंद होता है और 3 से 4 घंटों में ये फ्री लिविंग या फिर ये समझ लीजिए मुक्त प्लावी के अंदर परिवर्तित हो जाती है, और इसके बाद में ये परिवर्तित होकर जीवन की द्वितीय अवस्था के अंदर जाती है, जिसके अंदर तो ये जियो पॉजिटिव हो जाती है या भू धनात्मक हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ धरती की तरफ जाती है और फोटो नेगेटिव हो जाती है। इससे होता क्या है कि इसकी जो सक्रियता खत्म होती है, तो ये पानी की तली पर बैठकर उल्टा होकर इसके अंदर एक एडेसिव पेपिला पाया जाता है, जैसे उल्टा होकर चिपक जाता है और किसी ठोस आधार पर चिपक कर ये उल्टा खड़ा हो जाता है। इसके पश्चात इसके अंदर धीरे धीरे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है या अफासन होता है अंगों का, जिसको अपन प्रतिगामी कायांतरण भी कहते हैं, और फिर ये अल्टीमेटली वयस्क में परिवर्तित हो जाता है और इसको जहां पे उपयुक्त आवास या आधार का चयन करता है और लार्वा वहां पे जाके उसके साथ जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। तो कीचड़ और मलबे में चिपड़ने के बाद में ये श्वसन नहीं कर पाएगा और वहां पे इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके कायांतरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका कायांतरण थोड़ा विशिष्ट प्रकार का होता है कि एसिडिया की जो टेडपोल लार्वा है उसमें स्पेशल टाइप का कायांतरण पाया जाता है, जिसके अंदर से एक सक्रिय ये समझ लीजिए कि स्वतंत्र जीवी होता है, जिसके अंदर एडवांस फीचर पाया जाता है, जैसे अक्षीय नोटोकॉड है। अभी अपन ने पढ़ा इसके पूर्व वाले क्वेश्चन के अंदर, जब अपन ने पार्ट ए में डिस्कस करे तो भी बताया कि भाई पृष्ठीय तंत्रिका नाल है, संवेदी अंग है, ये आदि उपस्थित होते हैं इसकी लार्वा के अंदर। जो और ये इसके बाद में ये कि अत्यंत ही सरल, स्थिर और निष्क्रिय स्थानबद्ध सेसाइल वेस्ट में रूपांतरित हो जाता है। तो ये जो वेस्ट में ये कॉर्डेट के लक्षण है, ये क्लोम छिद्र आदि ग्रसनी और एंडोस्टाइल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये उत्कृष्ट लक्षणों से कम लक्षणों की और जो प्रतिकृति होती है ना, उसी को अपन प्रतिगामी या अधोगामी भी बोलते हैं। इसको दूसरी भाषा में इसको आप प्रतिगामी के साथ में अधोगामी भी पढ़ सकते हो। इसके नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अधोगामी क्या है, अनुगामी क्या है। प्रतिगामी और इसको प्रगतिशील भी बोलते हैं। अनुगामी को आप प्रगतिशील भी कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपको या तो अनुगामी अधोगामी या अनुगामी कायांतरण पूछे या प्रतिगामी या प्रगतिशील कायांतरण पूछे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हर्डमानिया के इस एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर ही बताना है, जिसके अंदर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। उसके अंदर होता ये है कि इसके कायांतरण के अंदर लार्वा में वेस्ट में बहुत सारे उन्नत लक्षण अपशासन हो जाते हैं, डीजनरेस होते हैं, और ये इन अधोमुखी अफासी या प्रतिगामी कायांतरण के कारण इसके नोटोकॉड हो गई, तंत्रिका रज्जु हो गए, जो सेरेब्रल आस्यम है, ऑस्टियम है, ये आदि क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं या इनका अफासन हो जाता है और इसका वेक्स बहुत ही ज्यादा सरल और स्थिर हो जाता है। इसका वेक्स कैसा होता है, सिंपल और सेसाइल होता है, सिंपल और सेसाइल, जिसको आप स्थानबद्ध भी कह सकते हैं। तो इसी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि प्रतिगामी कायांतरण के अंतर्गत इसके अंदर क्या क्या लक्षणों का परिलक्षित होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं अधोगामी या प्रतिगामी कायांतरण के अंतर्गत, जिसके अंदर ये देखा गया है कि इसके लार्वा के जो उत्तकों का विनाश हो रहा है और उसको संरचनाओं का विलोपन हो रहा है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि इसकी वयस्क की पूंछ में कोई ना कोई कार्य होने के कारण पूंछ छोटी हो जाएगी और पूंछ सहित इसके अंदर अफासित हो जाएगा, और पूंछ का ये त्याग करने के बाद में इसका शेष भाग कैसा हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। तो पूंछ के साथ जो पेशियां हैं, जो तंत्रिका रज्जु है, जो नोटोकॉड है, वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है इन हर्डमानिया। ठीक है जी, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें देखा गया है कि जो इसका पूंछ का भाग त्याग दिया गया और शेष भाग अवशिष्ट होने के बाद में इसके अंदर अपहासन होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ फैगोसाइटोसिस। किसके द्वारा होता है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के द्वारा, इसको अपन अंतर्भक्षण भी कहते हैं, उसके द्वारा इसके शरीर के विलुप्त भाग को ग्रहण कर लिया जाता है भक्षण कोशिकाओं द्वारा। और फिर इसके अंदर आप ये समझिए कि जो इसका आसंजक पेपिला होता है, जिसके द्वारा ये सतह पर चिपकता है, एडेसिव पेपिला भी बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और पूर्णतः ये लार्वा अपने सारे संवेदी अंग, चाहे उसका नेत्र हो, चाहे ऑस्टियम हो, या वो टूटकर अलग हो जाएंगे। देन आफ्टर इसकी लार्वा किसी स्थल पे जाके आसंजिक पेपिला के बीच में अग्रसर से तेजी से वृद्धि करेगी। उसके एंटीरियर पोर पे स्थान पे एक आप ये समझ लीजिए कि वृद्धि रुक जाएगी और ये 90 डिग्री के कोण पे मूव करेगा, पूरा घूम जाता है, ऐसे 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करता है। और उसकी लार्वा के अग्र और पश्च भाग के अंदर क्या होता है, ब्रेंकियल और एट्रियल दो पोर बन जाते हैं, और वो आगे जाके हर्डमानिया के एट्रियल ब्रेंकियल साइफन में कन्वर्ट होता है
कुछ इस प्रकार का इसके अंतर्गत कायांतरण पाया जाता है, जो कि आपकी पुस्तक के अंदर डायग्राम के द्वारा मेंशन है कि ये देखिए इसके अंदर कायांतरण के अंदर ये लार्वा है और लार्वा क्या कर रही है, धीरे धीरे विलुप्त होकर हर्ड अमोनिया के अंदर परिवर्तित हो रही है। आपको हो सकता है ये कैमरे में अच्छे से नजर ना आ रहा हो, परंतु आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि हर्ड अमोनिया के अंदर कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो अपन ये